सर मैं अतुल भाई बात कर रहा था। हाँ बोलिए ना अतुल जी, बोलिए। सर एक शॉर्ट इंटरव्यू चाहिए था आपको। ये किस विषय पर अतुल जी? सर अभी जो आने वाला लोकसभा का चुनाव जो आ रहा है, इम्पोर्टेंस को देखते हुए लोगों का ये सवाल था कि किस तरह के कैंडिडेट को उन्होंने चुनना चाहिए सांसद भेजने के लिए। अच्छा, यानी लोकसभा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो यानी कैंडिडेट में कैसा यानी चॉइस करना चाहिए? हाँ, क्योंकि सर बहुत सारी पार्टियां रहेगी, बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे, किस तरह का कैंडिडेट उन्हें चुनना चाहिए जो संसद के लिए बिल्कुल। देखिए अतुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अपने देश में लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए अपना जो पार्लियामेंट है, लोकसभा जो है या आपको राज्यसभा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर पूरे देश का लॉ मेकिंग बनता है, पॉलिसी मेकिंग बनती है। तो अगर आप सांसद चॉइस कर रहे हैं और मान लीजिए किसी सांसद को अगर ह्यूमन राइट्स का नॉलेज नहीं है, स्टडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्टडी नहीं है, लॉ का स्टडी नहीं है, बहुत डेप्थ ना हो, लेकिन ओवरऑल तो होना चाहिए। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, वेरियस पॉलिसीज का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्टडी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्टडी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अगर सांसद बन जाता है तो वो आपको कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं दे पाएगा। क्योंकि लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो अपना कैबिनेट डिसीजन ले लेती है और मिनिस्ट्री में आए अधिकारी जो है वो लॉ को बना लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और इस तरह से लेकर जो है वोटिंग करके रबर स्टैम्प जैसा हो जाता है। तो सांसद को जब तक इन चीजों का स्टडी ना हो और इन चीजों का अंडरस्टैंडिंग ना हो, मैं नहीं कहता हूँ कि हर चीज से बहुत बड़ी मास्टरी हो जाए सबको, जैसे मेरी मास्टरी है सब्जेक्ट पे, क्योंकि 3 साल का स्टडी है, डेप्थ है, रिसर्च है हर चीज का, एक अलग बात है। हो सकता है कि हर एक को वो ना हो, लेकिन कम से कम हर चीज का थोड़ा थोड़ा स्टडी और अंडरस्टैंडिंग हर एक को होना चाहिए। ऐसा सांसद जो है वो अगर लोकसभा में आप भेजेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो आपको ज्यादा आउटपुट देगा। अब यहाँ सेकंड और एक इशू है जी कि हमारे यहाँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने एक तरह से सांसदों को बॉन्ड्समैन बना दिया है। जैसे बॉन्ड्समैन बना दिया, अगर पॉलिटिकल पार्टी जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो चुनकर जाता है, अगर वो किसी स्पेसिफिक रिट को इश्यू करती है, मान लीजिए कोई लॉ बन रहा है और आप उसमें डिफर कर रहे हैं बीइंग सांसद, लेकिन आप एक पार्टी से चुन कर रहे हैं और आपकी पार्टी ने अगर रिट को इश्यू कर दिया, यू आर बाउंडेड टू वोट ऑन दैट पर्टिकुलर लॉ। आप ध्यान में रहे, अगर आप उसको वोट नहीं करते हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट वोट करते हैं या आप एब्सटेन करते हैं, तो आपकी जो सदस्यता है उसको मान लीजिए आपको वहां से निकालने के लिए जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को वो मूव कर सकते हैं बिफोर द स्पीकर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ने इस तरीके से हमारे ठीक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक पार्टी से आप चुन कर रहे हैं तो उस पार्टी की गवर्नमेंट के लिए आपको वोटिंग यहाँ तक ठीक समझ में आता है, लेकिन इंडिविजुअल लॉ के लिए भी अप्लाई होता है, इंडिविजुअल पॉलिसी पर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ से जो बड़ी दिक्कत हो गई। तो इसलिए अतुल जी, सांसद के साथ पार्टी को चॉइस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ मान लीजिए ऐसी पार्टी को आप चॉइस कर रहे हैं जिस पार्टी की नीति ह्यूमन राइट्स को और मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को संयुक्त नहीं है, तो वो किसी पार्टी को यदि आप चॉइस करेंगे तो भी गलत होता है। अभी हमने देखा कि आपने 80 पॉलिसियों को लेकर अपनी नीतियों की घोषणा की लोकसभा के इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, 80 पॉइंट का फर्स्ट पार्टी ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर सो इन दिस पॉलिसी इज द बेस्ट इन इंडिया। अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज में किसी ने डिक्लेयर ही नहीं किया, हमने 13 फरवरी को इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया, इंग्लिश वर्जन, और हिंदी वर्जन हमने 1 मार्च को किया। इंडिया का फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ये तो एक तरीके का डिफरेंट इंटरव्यू, लेकिन ये शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ कि ऐसी पॉलिसी देश के हर व्यक्ति, हर परिवार, बिना चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कम्युनिटी का हो, किसी भी भाषा का हो, क्रीड का हो, स्टेट का हो, सारे लोगों का विकास और सारे लोगों के अधिकार गारंटी करने वाली जो पॉलिसी है बगैर किसी के साथ भेदभाव की। अगर मैं शॉर्ट में एक लाइन में उसे
बयां करना चाहूँगा, उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और इसमें सब तरह की पॉलिसीज है, यानी आपकी इंडिविजुअल स्पेसिफिक पॉलिसीज है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सिटीजन इनकम राइट हम 500 रुपये महीना देंगे 18 साल से लेके जब तक आपकी डेथ नहीं होगी हर इंडियन को। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, जिनको टीपीएस की पेंशन नहीं है, एमपीएस की पेंशन नहीं है, उनको 3,500 रुपये महीना हम पेंशन देंगे। समझ अगर मान लीजिए जो 3 करोड़ 70 लाख जो परिवार है, यानी 17 करोड़ जो लोग हैं जो एक्सट्रीम पुअर है, 3 लाख 50,000 म्यूचुअल फंड हम बना के देंगे, जो लगभग 8 साल 9 साल में 15 लाख रुपए हो जाता है। डायरेक्ट वेल्थ क्रिएशन की पॉलिसी है। एजुकेशन 12वीं तक बिल्कुल फ्री रहेगा और स्कूलों का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो स्कूल है वहां तक हम गवर्नमेंट के पूरे स्कूल को बनाएंगे। हायर एजुकेशन होगा, 5% हम जीडीपी का एजुकेशन पर स्पेंड करेंगे, 5% जो है हम स्पेंड करेंगे एम्प्लॉयमेंट पे, 5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे 5 साल में, 1 करोड़ 1 साल में, जिसमें का 20 लाख जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगे। तो इस तरह की कई पॉलिसीज है, किसानों के लिए अलग है, फिर माइनॉरिटीज के लिए अलग है, ट्राइबल्स के लिए ओबीसी का सेंट्रल सम करेंगे, ओबीसी का बजट बनाएंगे, ओबीसी को रिजर्वेशन एंड प्रमोशन गारंटी करेंगे, और ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन के ऊपर में भी एक चर्चा करा के पार्लियामेंट में जो है उस पर डिसीजन करवाएंगे। ये भी बात हमने कही है। तो ये बहुत वाइडर, और फिर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2% जीडीपी का हम स्पेंड करेंगे। और जो मैक्स प्लैंक और चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, अमेरिका का जो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उससे भी बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया में हम बनाएंगे ताकि इंडिया को एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कंट्री बनाया जा सके। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मेजर लीडिंग पॉलिसी जो फर्स्ट टाइम को इंडिया में बोल रहा है। तो ऐसी काफी वास्ट पॉलिसीज है। तो जी सर, काफी वास्ट पॉलिसी दिख रही। तो सर, ये सारी पॉलिसी को लेकर आज चुनाव लड़ना चाह रहे सर संसद जाने के लिए? हाँ, तो जो है तो बिल्कुल डिक्लेयर किया है, और ये मेरा डिक्लेरेशन 19 का जब लोकसभा हुआ था उसके बाद से ही ये डिक्लेरेशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा, और मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे पार्लियामेंट जाना है, मुझे असेंबली नहीं जाना है, क्योंकि असेंबली में मेरे लिए काम नहीं बचा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड लेवल का स्टडी है, इंडिया का पूरा स्टडी है। तो ये इसके लिए लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग तो आप पार्लियामेंट में जाके ही कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन, इस बार का लोकसभा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ। और ये सब चीजें जितनी मुझे समझ है आज इंडिया में, तो बाकी किसी को आता होगा, ये मैं नहीं क्यों कहूंगा कि किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन जितना मुझे इंडिया और वर्ल्ड का मालूम है शायद किसी लीडर को मालूम होगा। तो अगर मैं पार्लियामेंट एंटर होता हूँ तो काफी काम जो है जो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है, तो उसकी शुरुआत बिल्कुल इमीडिएटली हो सकती है। कल मैंने मोदी जी के लिए एक मैंने स्पीच में अतुल जी अभी हम वॉइस सेट कर रहे, तो मोदी जी का ये मैंने चैलेंज दिया है मोदी जी को। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं मैं 47 तक के मैं विकसित भारत बनाऊंगा। सारी मेरी बातें बोल रहे हैं वो, जो मैं 2014 से नीति तो क्या होती है इनको मालूम भी नहीं थी पहले, नीति वर्ड तक इंग्लिश में नहीं आता था। ये है राहुल गांधी, केजरीवाल है, लेकिन अगर मोदी जी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पटना को साइंस सिटी बनाने की बात की, जब मैंने 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के इन्वेंशन के बाद ये तमाम चीजें जो है मैं 16-17 से कर रहा हूँ। तो कल मोदी जी को मैंने कहा क्योंकि फ्यूचरोलॉजी ये जो प्रोजेक्शन से आगे के कि कैसे हम ग्रेट गोंडवाना बना सकते हैं, ये तो सारा मैं 10-15 सालों से बोल रहा हूँ सब चीजें जो है। तो मोदी जी को मैंने कल चार चीजें केवल आकर घोषित करने के लिए बोली हैं, और ये मेरा बड़ा रीजनेबल उनको जो है वो चैलेंज है कि वो कह रहे हैं मैं 47 तक के मैं विकसित भारत बनाऊंगा। मैंने भी पॉलिसी 2050 तक की लिखी, और मैं तो लिखते डिक्लेयर कर दिया हमने इसलिए कहा कि 2050 तक हमारा क्या टारगेट है, जब 100 साल पूरे हो जाएंगे एक डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है हमारा उसको। तो 4 चीजें मैंने बोली है अतुल जी। एक कि 2050 में मोदी जी बता दें, उनकी नीति आयोग भी उनके पास में है, और उनके गवर्नमेंट स्टैटिस्टिशियन इकोनॉमिस्ट सब है, उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं भी किए होंगे तो उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं जबकि मैंने ये मेरा खुद के रिसर्च से मैंने बना के आंकड़ा डिक्लेयर भी कर दिया है 2046 तक इंडिया का जीडीपी डॉलर टर्म्स में कितना होगा, ये वो बता दो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 मोदी जी के लिए। पॉइंट नंबर 2 कि उस समय इंडिया का पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी,
ये सेकंड डिक्लेयर कर दे मोदी जी। तीसरा, क्या परसेंटेज से ग्रोथ रेट लगेगा उसको अचीव करने के लिए, जीडीपी का जो परसेंटाइल ग्रोथ रेट है बढ़ाना, वो डिक्लेयर कर दे। और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम का परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या लगेगा। ये चार चीजें मैंने डिक्लेयर किया मोदी जी को। आपने अच्छा होमवर्क ही दे दिया मोदी जी के लिए। बिल्कुल ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मैं बीजेपी के लोगों को, मोदी जी को, कि आप चार चीजें का आंकड़ा डिक्लेयर कीजिए। सिर्फ आप जो बोल रहे हैं कि विकसित भारत बनाइए, ये सब ड्रामा मत कीजिए। ये चार चीजें विकसित भारत का जो आधार है, वो चार आधार मैंने जो है वो इकोनॉमिक्स में चार आधार जब तक नहीं होंगे तो विकसित भारत नहीं होगा। सपोज आपका जीडीपी कितना बढ़ने वाला है आपको नहीं मालूम, तो आप डेवलप कंट्री में गए या नहीं गए कैसे डिसाइड होगा। अच्छा, आपका जीडीपी बढ़ गया लेकिन आपका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, उस लेवल पे तो भी आपके जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जिसका नई इनकम इकोनॉमी बोली जाती है वो नहीं होंगे। और ये करने के लिए आपका जो ग्रोथ रेट है वो डिसाइड होना चाहिए, बराबर है। उसके आधार से पॉलिसीज आपको डिजाइन करना है, बराबर है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ आप इसरो की भी बात करो, दूसरी तरफ मंदिर की भी बात करो, ऐसा नहीं चलता है ना। पॉलिसी स्पेसिफिक जो है वो अलग होती है। एक तरफ बोलो कि नहीं भाई हम तो 82 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, भाई 82 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी परचेसिंग पावर नहीं है ना। आप ये बात को कैसे डिवाइन कर सकते कि आपके जो 82 करोड़ लोग हैं, 17 करोड़ परिवार है, उनका इनकम 11,880 रुपए है केवल उस परिवार का। तो ये जो है ये तो सीरियस इश्यूज है ना। तो इसके जो आपकी जो पॉलिसीज है तो वो तो तब डिसाइड होगी। ये चार चीजें जब डिसाइड करेंगे तब तो आपको